हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो डॉक्टर मीनूज शो। दोस्तों, हर हफ्ते मैं अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेकर आती हूँ आपके सामने, जो आपके बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी क्वेरीज़ का जवाब देते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आज के इस एपिसोड में भी मैं दो एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाने वाली हूँ। इन दोनों की फील्ड्स बहुत ही डिफरेंट हैं, लेकिन ये शो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम दांतों के बारे में। दांतों की सफाई कैसे रखनी चाहिए, दांतों का पीलापन क्यों होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब कुछ तो हम जानते हैं। लेकिन कहीं ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अधूरी है, जिसकी वजह से अक्सर डिले होने के वजह से हमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली डेंटिस्ट के पास, तो बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होता है। कई लोग तो इसी डर से डॉक्टर के पास नहीं जाते कि दांत में डॉक्टर के पास जाते ही दर्द शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं मिथ्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर रजनीश के जैन। ही इज़ एन एनोडोंटिस्ट। ये एक प्रोफेसर भी हैं और इनका क्लिनिक है पीतमपुरा, दिल्ली में। वेलकम टू द शो डॉक्टर रजनीश के जैन। थैंक यू मैम। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी मेरे व्यूअर्स के लिए कि डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा मिथ्स हैं लोगों को। बिल्कुल सही है। डेंटिस्ट के लिए बेसिकली तो मतलब अगर कहा जाए तो शुरू से ही, जब से बच्चे के दांत निकलने शुरू होते हैं, उसके बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है बच्चों में, सबसे मेन प्रॉब्लम जो देखी गई है वो है दैट इज़ नर्सिंग बॉटल कैरीज। कि जब बच्चे का बर्थ होता है, हम लोगों की फैमिलीज़ के अंदर एक चीज़ होती है कि अगर बच्चा दूध पी लेता है तो दे आर हैप्पी विद दैट, एंड बच्चा सोने देते हैं उसको। ओके। एंड दैट लीड्स टू द नर्सिंग बॉटल कैरीज की, जो हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में, जो कि 2 या 3 साल के होते हैं, सारे ही दांत आगे से काले पड़ जाते हैं, दे बिकम ब्लैक, एंड दे थिंक कि नहीं, ये आए ही ऐसे थे, दूध के दांत हैं और इट विल वर्क फॉर देम, एंड नए दांत आएंगे तो सब ठीक होगा। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड 6 ईयर के बाद उनके दांतों को परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं, रिप्लेसमेंट शुरू होती है, डेसिडुअस टूथ जो परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं। बट इन बिटवीन अगर बच्चे को पेन होता है, देन द पेरेंट्स बिकम एप्रीहेंसिव कि अब क्या करें। तो अगर हम शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखें, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती है, जैसे कि आपने सिंपली कहा कि डेंटिस्ट को विजिट करने का, तो अगर उसके अंदर ये शुरू में ही बच्चों के, जैसे जब दूध पिलाते हैं तो रात को अगर कॉटन से ही इवन दांत को क्लीन कर दें, और या बच्चों को शुरू से ही जब टीथ कम्प्लीटली इरप्ट हो जाते हैं डेसिडुअस, तो उनको ब्रशिंग करानी शुरू कर दें और डेंटिस्ट को दिखाएं। जैसा कि हम लोग स्कूल्स में या पेरेंट्स को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं जी, कि अगर कभी भी सिंपल, हम वी टेक इट इन अ वेरी सिंपल वे, कि अगर कभी भी दांत जो भगवान ने दिए हुए हैं, दे आर वाइट इन कलर, अगर उसके अंदर कोई भी एक ब्लैक स्पॉट नज़र आता है, जस्ट लाइक कि हम स्किन की बात करें कि किसी को एक पिंपल नज़र आता है तो दे गो टू द स्किन स्पेशलिस्ट। तो सेम दे हैव टू टेक केयर फ्रॉम द बिगनिंग, कि अगर कोई ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है दांत के अंदर, दे शुड विजिट टू द डेंटिस्ट। ओके। तो जो जर्नी है वो वहाँ से शुरू हो जाती है। दे शुड टेक केयर, कि तभी उसको अगर फिलअप कर देते हैं तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, एंड द सेम बिग कंटिन्यूज इन द एडल्टहुड। ओके। मैं समझती हूँ अगर टाइम से या अर्ली एज से ही अगर डेंटिस्ट विजिट्स हमारी स्टार्ट हो जाती हैं तो बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े भी नहीं आएंगे, जो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। बच्चों के ब्रेसेस लगे होते हैं और उसमें तो डेफिनेटली बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आई गेस अगर टाइम से ट्रीटमेंट के लिए या कंसल्टेशन के लिए भी डेंटिस्ट विजिट अगर लोग करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। पर क्या ये टेढ़े मेढ़े दांत सिर्फ एक एज लिमिट तक ही ठीक किए जा सकते हैं या किसी भी एज में आकर इन्हें ठीक किया जा सकता है? एग्जैक्टली। टेढ़े मेढ़े दांत की जो शुरुआत होती है, जैसे कि मैंने बताया कि इनिशियली अगर बच्चों में शुरुआत होती है कि भाई पेरेंट्स इग्नोर करना शुरू कर देते हैं केरीज को लेकर के, मतलब ब्लैक स्पॉट को लेकर के। सेम विद द टीथ डबल आने शुरू हो जाते हैं, आगे के फ्रंट में ही नज़र आता है कि एक दांत आया हुआ है, उसके पीछे दूसरा है, जैसे कि हम लोग घरों में सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं चोर दांत आ रहा है, राइट। तो बेसिकली क्या है कि जो बचपन का दूध का दांत है वो टूटा नहीं और परमानेंट इरप्ट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से दांतों का आगे पीछे होना शुरू हो जाता है वहीं से ही। और अगर इसको हम टाइमली डेंटिस्ट के पास जा कर के इनको दिखा करके प्राइमरी टूथ को, डेसिडुअस टूथ को निकलवा देते हैं, तो परमानेंट टूथ ऑटोमेटिकली अपनी सही पोजीशन ले लेता है जी। तो शुरुआत वहीं से हमारी शुरू होती है। इसको हम सीरियल एक्सट्रैक्शन का वर्ड देते हैं। ओके। ठीक है, कि सीरियल एक्सट्रैक्शन इसको कहते हैं कि टाइम टू टाइम बच्चों के दांत हम ज़रूरत पड़ने पे निकाल दिए जाएं दूध के, और परमानेंट दांत अपनी जगह पे सही आ जाए।
जी। एंड द बेसिक रीज़न फॉर दिस ऑल इज इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी आर हैविंग ऑल द सॉफ्ट डाइट्स। बच्चे जितने भी हैं हमारे सभी के, वो लोग चिप्स, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, ये सब सॉफ्ट डाइट की तरफ जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से दांतों के ऊपर प्रॉपर एक जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। कि पहले के समय में जैसे आप देखते थे कि भाई बच्चों के दांत हैं अपने आप ही टूट जाया करते थे, हम अगर हम अपने समय की बात करें तो, ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे ये सब फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो घर का खाना या हार्ड चीज़ें, गन्ना चूस लेना या बहुत सारी चीज़ें थी। तो अभी उन सब चीज़ों का जब यूज़ नहीं है तो दीज सॉफ्ट थिंग्स, जिसकी वजह से स्ट्रेस नहीं पड़ता, तो वो दांत टूटते भी नहीं हैं अपनी जगह पर। जी जी। ठीक है, तो विद टाइम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर अराइजिंग। और अगर टाइम से अगर इनको सीरियल एक्सट्रैक्शन कर दी जाए तो चांसेस हैं कि दांत सीधे ही आ जाएं। फिर भी 6 से 12 साल का एक पीरियड होता है जिसके अंदर के दांत दूध के टूटते हैं और परमानेंट दांत आते हैं। ओके। तो उस बीच में ही चांसेस हैं कि हमारे दांत सही उस पर आ जाएं। इन केस फिर भी बाय गॉड ग्रेस अगर ऐसा हो जाता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वो हम ब्रेसेस लगा करके सीधे किए जा सकते हैं, जिसके कि हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। एंड इसका कोई एज का कोई सिनेरियो नहीं है। हाँ, बेस्ट रहता है कि अर्ली से ही अगर शुरू कर दें तो 12 to 18 ईयर्स के बीच में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, बिकॉज उस वक्त पे बोन की रीमॉडलिंग और हो रही होती है, उसको अडेप्ट करना इजी है। ओके। बट अगर इन केस अगर रह भी जाता है तो फिर ये हम एडल्ट एज में भी कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर रजनीश, आपने बताया कि आजकल सॉफ्ट डाइट्स हैं, जंक फूड है, जिसकी वजह से बच्चों के और इवन बड़ों के बहुत सारे कैविटीज़ और कैरियर्स हो रहे हैं। डेफिनेटली इसके ऊपर वर्क करना आज के सिनेरियो में इतना इजी तो नहीं है। हम बच्चों को हार्ड फूड या फ्रेश फ्रूट दे सकते हैं खाने के लिए, दिस इज़ वन ऑप्शन, बट प्रैक्टिकली ये बहुत वाइबल नहीं है। तो जब ऐसा ही सीन है तो क्या प्रिवेंशन लिए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है कि कैरीज ना हो और डॉक्टर के पास हमारे डेंटल विजिट्स इतने ना हो? गुड क्वेश्चन। बेसिकली वही चीज़ है कि जो आज की डेट में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, जो हम अपने बच्चों को फैसिलिटी दे रहे हैं, उसी के साथ हमें उसकी अमेंडमेंट्स या उसका सॉल्यूशन सोचना होगा। सो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि नाइट ब्रशिंग इज़ द मस्ट। जी। बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। ओके। और बच्चे वही चीज़ सीखते हैं जो हम खुद करते हैं। अगर हम खुद नाइट ब्रशिंग करना शुरू कर देंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को सीखते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि नाइट ब्रशिंग जो होती है वो दांतों के लिए होती है, फॉर द डेंटल केयर। और जो मॉर्निंग में हम ब्रशिंग करते हैं दैट इज़ फॉर ओवर सेल्फ, बिकॉज जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे लगता है कि यार मुँह से स्मेल आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो हमारा मन करता है कि यस कुल्ला करा जाए, ब्रश करा जाए। तो सुबह का जो ब्रश करते हैं वो हम अपने लिए कर रहे हैं, और रात का जो ब्रश करते हैं वो दांतों को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। सेकेंडली, मोर ओवर, अगर बच्चों को हम ये सब चीज़ें दे ही रहे हैं और बच्चे ले रहे हैं तो उनको इंस्ट्रक्ट हमें ही करना होगा या खुद ही हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे खाने के बाद चॉकलेट दी है, या मैं किसी भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जैसे कि सर इसको मना कर देना कि चॉकलेट नहीं खानी है, टॉफ़ी नहीं खानी है, फिर ये हो जाएगा। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक कोई अपने बच्चे को, मतलब जब तक ये सब चीज़ें नहीं दे पाता, आज मान लो मैं कुछ हैप्पी हूँ किसी बात के लिए तो एक मन करेगा तो वही बच्चों को बाहर लेके जाना है तो वही पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, एंड अगर गिफ्ट लेके जाना है तो वही चॉकलेट्स, सब हर एक कोई आ रहे हैं हमारे पास, फ्रेंड सर्कल आ रहे हैं। तो उनसे बचने का तरीका यही है कि जब बच्चे खा लें उसके बाद उनको ब्रशिंग कराई जाए। इन केस एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि भाई पेस्ट के साथ ही करना है, खाली ब्रश भी चला लेते हैं, दैट इज़ इक्वली गुड। ताकि कोई भी चीज़ उस पर चिपकी हुई ना रहे। जी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। सबसे पहले तो नाइट ब्रशिंग इज़ फॉर डेंटल केयर। यस, दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस, एंड मॉर्निंग में इट इज़ फॉर आवरसेल्व्स। यस। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, आप डॉक्टर रजनीश के जैन से अगर मिलना चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं तो इनके नंबर्स यहाँ दिए जा रहे हैं। ये रूट कनाल एक्सपर्ट हैं और इनसे इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। डॉक्टर रजनीश, रूट कनाल के नाम से आज भी लोग डरते हैं, चाहे बड़े हों या बच्चे हों, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में आप मेरे व्यूअर्स को कुछ बताएं, खासकर इस चीज़ का डर दूर करें। बिल्कुल सही है मैम। बेसिकली अगर हम जैसे रूट कैनाल की बात करें, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन है, कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जिसके अंदर कि अगर डेंटल ट्रीटमेंट जब भी हो रहा है तो मैं सिर्फ व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि
इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज जैसे गेन करेंगे, गूगल पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है जिसके अंदर की एक एंडोडोंटिस्ट का रोल है। जिस तरीके से हमारे बाकी के डॉक्टर्स होते हैं, ENT स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, तो उसी तरीके से हमारे डेंटल के अंदर वी आर हैविंग द 6 क्लिनिकल ब्रांचेस एंड 3 नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस। एंड उस क्लिनिकल ब्रांचेस के अंदर जिस तरीके से बच्चों सभी को पता है, इवन डॉक्टर्स को भी, कि भाई ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, ब्रेसिस के स्पेशलिस्ट हैं जो कि टेढ़े मेढ़े दांत को सीधा करते हैं। उसी तरीके से वी आर हैविंग द डिफरेंट स्पेशलाइजेशन कि जैसे एंडोडोंटिस्ट है वो रूट कैनाल के स्पेशलिस्ट होते हैं, हमारे पीडोडोंटिस्ट हैं जो कि बच्चों के टीथ के स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि 12 साल से कम हैं। और इसी तरीके से हमारे जो गम्स हैं उनके स्पेशलिस्ट अलग हैं, पेरियोडोंटिस्ट हैं। जो हमारे उतारने चढ़ाने वाले दांत हैं उनके बनाने के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो प्रोस्थोडोंटिस्ट होते हैं जी। तो वी आर हैविंग द डिफरेंट क्लिनिकल ब्रांचेस। अगर वो सही डॉक्टर को चूज़ करें, मतलब कि सही स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो चांसेस हैं कि उनका ट्रीटमेंट बेहतर होगा और पेनलेस होगा जी। ठीक है, मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा कि कोई जनरल डेंटिस्ट सारे काम नहीं, मतलब जैसे MBBS होता है, एवरीबडी गोज फॉर दिस, मतलब हर तरह की मेडिसिन दे रहे हैं, बट जब केस कॉम्प्लिकेटेड होता है तो दे रेफर टू द कार्डियोलॉजिस्ट और सम स्पेशलिस्ट, राइट। सेम इज इन द फील्ड ऑफ डेंटिस्ट्री ऑल्सो कि एक ग्रेजुएट को, डेंटिस्ट को सभी प्रोसीजर्स करने अलाउड है, बट जब अगर उन्हें ऐसा लगे कि केस थोड़ा सा डिफरेंट है तो वो स्पेशलिस्ट को रेफर कर दें। तो डॉक्टर रजनीश, आपने बताया कि एक्सपर्ट से, जैसे आपसे अगर हम रूट कैनाल कराते हैं तो इट इज़ अ पेनलेस ट्रीटमेंट, बट फिर भी जो मन में डर होता है वो तो एकदम से नहीं चला जाता। तो मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को कुछ ऐसा बताएं जिससे कि रूट कैनाल तक बात पहुँचे ही ना, और हाउ टू प्रिवेंट इट। एग्जैक्टली मैम, जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था ये उससे से रिलेटेड है कि डेंटिस्ट को कब विजिट करना चाहिए। तो अगर हम अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, जैसे ही कोई ब्लैक स्पॉट अगर नज़र आता है हमारे दांत के अंदर, जो मैंने बताया कि इवन हमें बच्चों का हमें देखना पड़ेगा और अपने खुद का भी हमें खुद ही ख्याल रखना है। तो जब भी हमें ऐसा लगना शुरू हो, पहला एक कोई ब्लैक स्पॉट अगर नज़र आ रहा है तो हमें पता चल जाता है, दूसरा हम उसको भी इग्नोर कर जाते हैं, उसके बाद हमारे दांतों में खाना फंसना शुरू हो जाता है। इसलिए कि हम रूटीन में, बिजी लाइफ में, वी आर नॉट having the time for the dentist or to go there because we are not having the pain. तो हम उसको टूथपिक से निकालना और ये सब करना शुरू कर देते हैं कि मेंटेन अभी तो काम चल रहा है। और छुटपुट अगर बॉडी उसको इंडिकेट भी करती है तो हम एक कोई भी पेन किलर बाजार से खरीद लाते हैं केमिस्ट से और उसको खाना शुरू कर देते हैं। When we reach to the dentist, it has reached to the level of nerves, so we have to go for the root canal treatment. तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से अगर बचना है तो रात को अगर ब्रश करते हैं, जैसे ही दांत में खाना फंसना शुरू होता है या कोई ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को विजिट करें जी। और तभी अगर उसकी फिलिंग करा लेते हैं। हमारे दांत के अंदर 3 लेयर होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प। तो भगवान ने हमें, गॉड ने हमें पूरा टाइम दिया होता है। इट टेक्स अराउंड 18 to 24 months फ्रॉम caries to develop from to go from enamel to pulp। तो पहले इनेमल में होगा, फिर उसके बाद वो डेंटिन में पहुंचता है दूसरी लेयर में, जहां हमें सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। करेक्ट। ठंडा गर्म लगना या खाना का फंसना या मीठा लगना। अगर हम उसी स्टेज पे डेंटिस्ट को दिखा देते हैं तो वो फीलिंग से ही दांत बच जाता है, तो हमें रूट कैनाल पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। बट इन द बिजी लाइफ लाइक दिल्ली, सब किसी के पास समय नहीं है, तो जब अलार्म बजता है तभी भागते हैं, अलार्म बजने के बाद ही भागते हैं। दैट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्योंकि जब मेरे पास भी पेशेंट रहते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप हमेशा रूट कैनाल ही क्यों बताते हैं जी। तो पेशेंट पहुंचता ही नहीं है, और जबकि हम उसको काफ़ी एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि आप एक दांत में रूट कैनाल हो रहा है तो, बट डेंटिस्ट जब चेकअप करता है तो बाकी भी बताता है कि आपको इनमें फीलिंग्स की ज़रूरत है तो आप इसकी टेक केयर कर लीजिए। बट एज यूजुअल उन्हें शायद ये लगता है कि पेशेंट को कि भाई डेंटिस्ट अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं जी। और अगर वो तभी उनका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ऑल द थिंग्स दे आर विजिबल इन देयर माउथ, इन द मिरर, दे कैन सी इट, दे कैन गो टू द डेंटिस्ट, गेट इट क्लीन्ड अप, नो नीड ऑफ रूट कैनाल। ओके। तो व्यूअर्स ध्यान रखिए, जब आपके दांतों में सेंसिटिविटी हो, खाना फंसना शुरू हो या कहीं ब्लैक स्पॉट नज़र आए तो डेंटिस्ट विजिट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं समझती हूँ बहुत सारे मिथ्स डॉक्टर रजनीश ने हमारे क्लियर किए होंगे। इनसे अगर आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर रजनीश फॉर कमिंग ओवर, इट वाज एक्चुअली नाइस, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा। थैंक यू।
तो दोस्तों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, एक और एक्सपर्ट आपसे जल्द मिलेंगे। अब जब बिजनेस बढ़ेगा तो ब्रांचेस भी बढ़ेंगी, और ब्रांचेस बढ़ेंगी तो बढ़ेगी कंफ्यूजन और गलतियां। अब करें अपने टैली, बिजी या किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर को सेंट्रलाइज केवल क्लाउड एक्सेस से। ज़्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं सेकेंड हाफ में, उनसे मिलेंगे हम। वो हैं एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर वैभव, जो कि फाउंडर हैं डॉक्टर वैभव पैथोसिटी के। इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं और डायग्नोस्टिक लैब्स के बारे में जो हमारे मिथ्स हैं उनके बारे में बहुत सारी हमें क्लैरिटी मिलेगी आज। वेलकम टू द शो डॉक्टर वैभव। थैंक यू डॉक्टर मीनू। डॉक्टर वैभव, किसी का डायग्नोसिस करना इट इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग। तो मैं समझती हूँ डायग्नोस्टिक सेंटर्स की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती होंगी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या इंश्योर करना चाहिए एक अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर को? देखिए, एक डायग्नोस्टिक सेंटर की सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि उसको क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। क्वालिटी के साथ साथ देयर शुड बी नो एरर इन द रिपोर्ट। सो हाउ डू वी इंश्योर दैट देयर इज नो एरर इन द रिपोर्ट? एरर्स को डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्री एनालिटिकल स्टेज, देन एनालिटिकल एंड पोस्ट एनालिटिकल। प्री एनालिटिकल का मतलब है कि सैंपल के प्रोसेसिंग से पहले जो एरर्स हो सकते हैं। एनालिटिकल मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल, एंड पोस्ट एनालिटिकल मीन्स आफ्टर द रिपोर्ट इज रेडी we are doing error in the typing of the report. Correct. So to avoid these errors, I will give you one example. Pre analytical error का मतलब ये है कि मेरा सैंपल कलेक्शन बॉय किसी का सैंपल घर से लेकर आया और उसने गलत वाइल्स में सैंपल ले लिया। That may lead to error in the report. Correct. Analytical का मतलब है कि मेरी मशीन में एरर है और गलत रिपोर्ट आ रही है। ठीक है। एंड पोस्ट एनालिटिकल का मतलब है कि द स्टाफ हु इज सिटिंग एट द रिसेप्शन, शी हैज उसने गलत रिपोर्ट टाइप कर दी, डेसिमल प्लेस इधर से उधर कर दिया। जी। तो ऑल दीज एरर्स दे कैन बी टेकन केयर बाय प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ एंड हैविंग अ सुपरविजन ऑन द रिपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, स्ट्रिक्ट क्वालिटी प्रोटोकॉल्स इन योर लैब। दैट कैन बी डन ओनली under the supervision of a full-time pathologist doctor. That's why we always empathize the need of having a full-time doctor in the lab all the time. डॉक्टर वैभव, अक्सर देखा जाता है एक लैब से रिपोर्ट्स कराते हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन, स्पेशली जो लोग रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, तो फिर सोचते हैं इसको दोबारा से सेकंड ओपिनियन एक और लैब से इसको क्रॉस टेस्ट कराया जाए। तो ऐसा क्यों होता है कि एक लैब से डिफरेंट रिपोर्ट आती है और अगले ही दिन बहुत वेरिएशन दूसरे लैब में आ जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई विल स्टार्ट द अदर वे अराउंड कि हाउ डू यू इंश्योर ऑथेंटिसिटी ऑफ रिपोर्ट्स इन योर लैब? किसी भी लैब के अंदर ज़्यादातर रिपोर्ट्स मशीन्स में चलती हैं, कुछ रिपोर्ट्स मैनुअली होती हैं, कुछ फुली ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में होती हैं। तो इन मशीन्स में जब सैंपल्स चलते हैं तो हाउ डू वी इंश्योर कि एक मशीन में जो सैंपल चला है उसकी रिपोर्ट करेक्ट है, मेरा LFT का जो आपने रिपोर्ट दी है वो करेक्ट है? हाउ डू अ पैथोलॉजिस्ट नोज कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी करवा लूँ मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है? हाउ वी आर सेइंग कि मेरे लैब की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है? इसका रीज़न ये है कि देयर हैज़ टू बी अ बैकग्राउंड टू इट। द बैकग्राउंड इज, जब भी हम लैब में किसी मशीन को लेते हैं, नई मशीन, तो वी चेक द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। द मशीन शुड बी US FDA अप्रूव्ड। देन वी सेट द मशीन। उस सेटिंग ऑफ द मशीन को हम अंग्रेजी में टेक्निकली बोलते हैं कैलिब्रेटिंग द मशीन। द इक्विपमेंट शुड बी वेल कैलिब्रेटेड। Then after setting the machine, we run controls on the machine. These quality controls are the samples who have a predetermined values. कि अगर 7 to 10 की वैल्यू है तो 7 to 10 का सैंपल अगर चला तो उसकी वैल्यू शुड फॉल इन बिटवीन 7 to 10 एंड दीज सैंपल्स आर रन every day, once or twice or thrice every day to just check कि मेरी मशीन सही रिजल्ट दे रही है कि नहीं दे रही। अच्छा, ओके ठीक है जी। इफ दे आर आउट, इसका मतलब आपकी कैलिब्रेशन इज आउट, देन यू हैव टू रीकैलिब्रेट इट। यू कैन नॉट गिव द रिपोर्ट टू द पेशेंट विदाउट रनिंग दीज कंट्रोल्स। अच्छा, ओके। थर्ड स्टेप इज
you should be affiliated with the gold standard hospitals or labs who are the gold standard in your country. Okay. Like AIIMS Delhi, like CMC Vellore. We get samples on a monthly or quarterly basis from these hospitals. We send our results to these hospitals via their portal, and they give us the evaluation. Okay. Where does your lab stand? अच्छा, okay. So there are 3 ways to check the quality of a lab. One is calibration, then controls, internal quality controls, and external quality assurance via these gold standard hospitals. Okay. And above all these is the presence of a doctor who will ensure that these things are done on a regular basis. जी. So that is how we are ensuring the authenticity of our reports. And coming to your question, why there are variation in the labs. So there are many labs which are not following these quality protocols. First of all, they are not having doctors in their lab. Digital signature चलता है डॉक्टर्स का. Okay. कहीं से भी डिजिटल सिग्नेचर ले लिया, डॉक्टर वैभव का उठा के डाल दिया. ओके. ठीक है, आपके पास कंट्रोल्स है ही नहीं, क्योंकि सबसे महंगे क्या होते हैं, डॉक्टर्स होता है, सेकंड नंबर पे कंट्रोल होता है, थर्ड नंबर पे कैलिब्रेटर होता है, फोर्थ नंबर पे आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड से एफिलिएशन होता है. ऑल दीज आर कॉस्टली थिंग्स. रिमूव दीज फ्रॉम योर लैब. आपके रिजल्ट भी कभी ठीक नहीं आएंगे जी. और ना ही आपका रिजल्ट कभी किसी और लैब से मैच करेगा. सबके अलग अलग होंगे. और फिफ्थ थिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव हर्ड दैट मेनी लैब्स दे आर नॉट रनिंग द सैंपल्स, दे आर जस्ट थ्रोइंग द सैंपल्स. जी. इसलिए आप रेडिकुलसली डिस्काउंटेड रेट पे कई बार सुनते हैं एडवर्टीजमेंट. काफ़ी डिफरेंस होता है कई बार, वही टेस्ट अलग अलग लैब्स के. आजकल Yes. तो एड्स इतनी आ रही हैं. यस, जी. डोंट कीप अ डॉक्टर इन योर लैब, यू विल सेव अ लॉट. जी. ओके. डॉक्टर वैभव, एक चीज़ देखी गई है आजकल होम कलेक्शन का, स्पेशली कोविड एरा में ना कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं निकलना चाहता, तो होम कलेक्शन का एक बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है. होम कलेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है. इसके बारे में आप कुछ मेरे व्यूअर्स को बताइए. देखिए, होम कलेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है, द फ्लेबॉटमिस्ट, होम कलेक्शन जो स्टाफ होता है उसको हम फ्लेबॉटमिस्ट बोलते हैं. ओके. दैट्स फ्लेबॉटमिस्ट शुड बी ट्रेन्ड, at least he should be diploma in medical lab technician technology. Okay. He should be diploma DMLT at least. Okay. So that he knows कि हमारे हाथ में कहाँ कहाँ पर veins है, the anatomy of veins, कहाँ कहाँ पर veins है, कहाँ कहाँ पर सैंपल लेना है, सैंपल लेने के वक्त प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है. जी. एक मेरे को 2 व्हीलर चलाने वाला लड़का एक होम कलेक्शन गाय नहीं चाहिए. He should be a technically trained person. जी. First of all. So all the phlebos who are running in my lab, I have got more than 4 phlebos. We are collecting samples throughout Delhi and NCR. And all the phlebos are personally trained to me time to time, every month, and if required, every week. I take feedback directly from the patient. Okay. Along with कि वो टाइम पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, जी. ये मैं फीडबैक ज़रूर लेता हूँ कि उसने सैंपल ढंग से लिया कि नहीं लिया. And he was wearing the gloves, he was sanitizing his hands, he was wearing shoe cover or not, he was wearing mask or not. जी. This is most important thing. Okay. I even tell them, if you are, how should you behave when you are entering the home of the patient? Where should you keep your bag? Where should you sit? Don't sit without asking them. Don't put your bag here and there. ये सारी चीज़ें, these are the part of training. That is most important. And which vial, कौन से वाइल में डालना है. जी. देयर आर वेरियस कलर, अलग अलग कलर की वाइल्स होती हैं. जी. किसमें कितनी बार शेक करना है सैंपल, कितनी बार कौन सी वाइल में सैंपल आपको कौन से टेम्परेचर पे रखना है, सर्दियों में किस टेम्परेचर पे रखना है, गर्मियों में किस टेम्परेचर पे रखना है, यूरिन का सैंपल कैसे लेना है. दीज आर द स्मॉल थिंग्स विच मैटर अ लॉट. आई एम टेलिंग यू, प्री एनालिटिकल एरर, मतलब सैंपल जो लैब में पहुंचा उससे पहले का जो एरर रेट है इज मोर देन 85%. ओके. तो इसी स्टेज पे अगर आपने एरर रेट को रोक लिया तो रेस्ट ऑफ द 15% यू कैन टेक केयर ऑफ. जी. तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा डॉक्टर वैभव ने बताया, हम अक्सर डिस्काउंटेड रेट्स और एड्स देखकर
फटाफट टेस्ट बुक कर लेते हैं, सोचते हैं बड़े लैब में जाएंगे या इस लैब के रेट्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे टेस्ट ना कराएं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन क्वालिटी एंड दिस एक्चुअली मैटर्स। डॉक्टर वैभव से अगर आप बात करना चाहते हैं, इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अपने कोई टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो इनके नंबर्स यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका पश्चिम विहार में सेंटर है, पैथोसिटी के नाम से, डॉक्टर वैभव्स पैथोसिटी। तो डॉक्टर वैभव, मैं चाहूँगी आप मेरे व्यूअर्स को बताएं हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गेट योर सेल्फ चेक्ड, और कब किसको चेक कराना चाहिए, और रेगुलर चेकअप के ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए किस एज ग्रुप में? देखिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप की ड्यूरेशन, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सपोज आई एम अ डायबिटिक पर्सन, तो आई शुड गेट माई HbA1c रिपीटेडली चेक्ड every 3 months. जी। Suppose my first health checkup is normal and I am less than 30 years of age, I should get it done every yearly. Okay. इतना frequently कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। Suppose I have my few parameters are deranged. मेरे कुछ parameters abnormal हैं। जी। मेरे SGOT, SGBT या फिर मेरा लिपिड प्रोफाइल deranged है, या मेरा थोड़ा बहुत borderline शुगर बढ़ा हुआ है, तो मुझे every 6 monthly उनको मॉनिटर कराना चाहिए। ओके। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। जनरलाइज देखें, अगर मैं आप बिल्कुल नॉर्मल हूँ तो मुझे एवरी ईयरली हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। ओके। ठीक है, एटलीस्ट वंस अ ईयर फुल बॉडी चेकअप विच इंक्लूड्स योर ऑल, जो आपके सारे टेस्ट इंक्लूड करता है। विटामिन्स को भी कराना चाहिए रेगुलरली चेक, क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन विटामिन्स में बहुत डेफिशिएंट होती है। वेजिटेरियंस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखी गई है, एंड मोर देन 80% ऑफ इंडियंस वो विटामिन D में भी डेफिशिएंट होते हैं। तो आपको अपना लिवर, किडनी, लिपिड प्रोफाइल, CBC के अलावा अपने विटामिन्स भी चेक करवाने चाहिए। डॉक्टर वैभव, कुछ नाम आजकल बड़े प्रोमिनेंट हो चुके हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, और आजकल तो इट इज़ लाइक नामों का ही टाइम है, तो डेफिनेटली पीपल वांट टू गो देयर ओनली। और आपकी बातों से अभी मैंने जो गैदर किया कि हर लैब में एक पैथोलॉजिस्ट का ऑल टाइम प्रेजेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बीनू, ये इसी मुद्दे को लेकर ही हमने अपना सेंटर स्टार्ट किया था 4 years बैक। हम लोगों का मोटो ही ये है, क्वालिटी विद कंपैशन एंड डॉक्टर्स ड्रिवन डायग्नोस्टिक। जी। हमारा सेंटर जो है उसमें पैथोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक जितना भी हमारा टाइमिंग है अवेलेबल होता है। ओके। एंड जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती हैं वो सारी पैथोलॉजिस्ट की गाइडेंस में होती हैं। जो भी आपकी रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई हम माइक्रोस्कोपिकली करते हैं, चाहे आपका लो हीमोग्लोबिन हो या लो प्लेटलेट काउंट हो, या फिर अगर यूरिन में पस सेल्स बड़े हों, सारे हम पर्सनली एज पैथोलॉजिस्ट देखते हैं। ओके। हम कुछ भी टेक्नीशियन के बेस पे नहीं निकालते हैं रिपोर्ट। ओके। एंड इवन हमारे जो सैंपल्स होते हैं वो बार कोडेड होते हैं, एंड जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो मशीन से वो डायरेक्टली इंटरफेस होते हैं सॉफ्टवेयर के साथ। इसका मतलब है कि सैंपल में बारकोड लगता है, उसको बारकोड स्कैन करता है, मशीन में सैंपल चलता है और डायरेक्टली मशीन से रिपोर्ट आपके सॉफ्टवेयर में आती है। कोई भी टाइपिंग एरर नहीं हो सकता उसमें। जी जी जी। देन उसके बाद अगेन पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट को चेक करता है, और पैथोलॉजिस्ट के पास ही राइट है रिपोर्ट को निकालने की। नो वन एल्स इन माई लैब हैज़ द राइट टू अप्रूव अ रिपोर्ट। अगर किसी रिपोर्ट में मेरे साइन है तो वो रिपोर्ट मैंने ही देखी हुई है। अच्छा, ओके। ये नहीं कि मेरे साइन डिजिटली चल रहे हैं किसी भी रिपोर्ट में। जी। अच्छा, रिपोर्ट मिल गई है, रिजल्ट्स आ गए हैं, उसके बाद पेशेंट की क्वेरी होती है कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। जो और लैब्स में बोलते हैं कि अपने डॉक्टर से जाके बात करो। जी। फिर डॉक्टर कहता है कि आप छोड़ो, मैं दवाई लिख देता हूँ। हमारे में ये है कि हम पेशेंट्स को वी ट्राई टू टेल देम अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट। ओके। कि आपकी रिपोर्ट में अगर 10 में से 2 पैरामीटर्स डार्क आ रहे हैं तो हर चीज़ जो डार्क है वो क्रिटिकल और एबनॉर्मल नहीं है। जी जी जी। ठीक है। तो हम उनको ये अवेयर करते हैं रिपोर्ट के बारे में, हम उनको प्रॉपर एडवाइजरी सर्विसेज देते हैं, अब उनके साथ बैठ के 1-to-1 कंसल्ट करते हैं। ओके। कॉम्प्लीमेंट्री रहता है हर रिपोर्ट के साथ। ओके। तो हम उनको बताते हैं कि ये आपके पैरामीटर्स हैं जो एबनॉर्मल हैं और आपको इन्हीं को फॉलो अप करना है ऑन रेगुलर बेसिस। ओके ओके। देन वी ट्राई कि यार रिपोर्ट है, एक पीस ऑफ पेपर है, उसमें एक जान आ जाए, एक आत्मा आ जाए, एक सोल आ जाए। दैट इज़ द रोल बेसिकली ऑफ अ पैथोलॉजिस्ट।
जी। Pre-testing as well as post-testing, we try to do proper hand holding of the patient. ओके डॉक्टर वैभव, मैं समझती हूँ दिस इज़ अ वेरी नाइस वे टू एनकरेज द पीपल टू गेट रेगुलर टेस्ट डन। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर वैभव आपसे मिलके, बहुत सारी बातें, बहुत सारे मिथ्स आपने मेरे व्यूअर्स के क्लियर किए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। दोस्तों, आपने बहुत कुछ जान लिया डॉक्टर वैभव से और आप अब समझ गए होंगे कि हर लैब में और हर जगह पे जाकर आप अपने टेस्ट नहीं करा सकते। डॉक्टर वैभव से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इनके नंबर्स दोबारा से यहाँ स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए एक्सपर्ट के साथ इन डॉक्टर मीनूज़ शो।